आज कमला निवास फूलों और जगमगाती बल्बों द्वारा सजा हुआ था। सजे भी क्यों ना, कमला की छोटी बहू जो आने वाली है। बहुत सारी लड़कियों को छांटने के बाद उन्हें यह लड़की पसंद आई थी जो उनकी बहू बनने जा रही थी। सारे रिश्तेदार मेहमान आ चुके थे। कुछ पास के शहर में ही रहते थे तो कुछ दूर गांव में। पूरा कमला निवास खचाखच मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा था। लेकिन एक ही कमी थी। लेकिन कमला को उससे कोई फर्क नहीं। कमला बहुत खुश थी। लेकिन छोटे बेटे ऋतिक का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ पूछ करके बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए, कमला की नाक में दम कर दिया था। असली बात तो कमला किसी को बता नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा था, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसीलिए वे लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल ही रहे थे। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसीलिए नहीं आई। कोई कहता कमला स्वभाव से कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी बहू भी चली जाएगी। धूमधाम से ऋतिक का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ ऋतिक अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। ऋतिक घर की हर बात जानता था। छोटी सी छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे इस बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाता था। ऋतिक चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता। पिताजी है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी निकिता का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह निकिता को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं। जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो, सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह निकिता को पहले ही सब कुछ समझा देगा कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। रात को ऋतिक ने अपनी पत्नी से कहा, निकिता अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। निकिता ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए ऋतिक? ऋतिक ने बिना छिपाए निकिता को सब सच सच बता दिया। निकिता माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हदें पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज़ नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शकल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप यह क्या कह रही हो? आप अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जाओ। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ़ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद रही, किंतु वह भी अपना ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। निकिता ने बीच में ही कहा, हाँ ऋतिक तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बचती है। निकिता, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को सूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। निकिता, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं। एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं
उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। निकिता, मैं तुमसे यही उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यही रहना होगा माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? ऋतिक, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। ऋतिक, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं है कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं निकिता, उनके दिल में क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताती भी तो नहीं है। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। ऋतिक और निकिता की सुहागरात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। दूसरे दिन सुबह उठकर निकिता ने कहा, ऋतिक, अच्छा हुआ तूने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बैठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वह चाहती है। थैंक्स निकिता, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसी ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही निकिता की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने ऋतिक को तो दिलासा दे दिया था कि वह सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह। हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली कमला धीरे धीरे अपने स्वभाव की असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, निकिता के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना सब शुरू हो गया। ऋतिक की बात को ध्यान में रखते हुए निकिता ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। कमला की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली निकिता अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी कमला का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। कमला का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण निकिता के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। ऋतिक पहले की ही तरह सब कुछ जानता था, जबकि निकिता कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। निकिता के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही ऋतिक के समक्ष सारी राज खोल देती थी। कभी कभी निकिता की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे ऋतिक को दिख जाते थे। तब ऋतिक का मन बैठ जाता। क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं, बेचारा समझ नहीं पाता। कमला हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफ़ी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। कमला के बाहर आने से पहले शांताबाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थे। कमला ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब कमला ने अपने वृक्ष की तरह नज़र उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर कमला दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाली पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। कमला सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसीलिए वह भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होंगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नज़र डाली, जो उसे आज इस सूने खाली वृक्ष की तरह ही नज़र आ रहा था, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला
जिसमें उसका बड़ा बेटा बहू और चिंटू रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते ही उठ खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसकी छोटी बेटा बहू भी, नहीं नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी, वह बेचैन हो रही थी। अपने गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले कमला का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार ना दे पाई। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों के नीचे टपक रहे थे। उन्हें पूछने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वह क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने कमला को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही कमला ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। ऋतिक और निकिता एक दूसरे की तरफ अचरज भरी नज़रों से देखने लगे। कमला के मुंह से ऐसी बेशकीमती शब्द सुनकर निकिता फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कमला के मुंह से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था, शायद आज सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, माँ कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर निकिता को आवाज़ लगाने वाली कमला आज दोपहर के बाद से उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी माँ के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर निकिता बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टोकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर कमला भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी निकिता के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी, और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। निकिता के हर काम में कमला मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। ऋतिक अब हर रोज़ निकिता को खुश देखता और खुद भी खुश होता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। ऋतिक ने कमला से कहा, माँ, भैया का फ़ोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिलाते हैं। तब कमला ने कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फ़ोन उठाया। आज अपना अहम छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फ़ोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से रेखा ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। कमला कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर रेखा माँ की आवाज़ पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ। कमला फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक निकिता भी वहाँ आ गई। अपने आप को संभालते हुए कमला ने कहा, रेखा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन स्पीकर पर था। कमला का बड़ा बेटा नितिन भी वहीं पर था, वह भी सुनने लगा। रेखा ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, यदि तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, और प्लीज़ आप रोना बंद करो। गलती तो हमारी भी है, हमें भी आपकी गुस्से में बोली बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। रेखा के फ़ोन रखने के बाद उसने जैसे ही नितिन की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। रेखा ने कहा, प्लीज़ नितिन, रो मत।
नितिन ने उसे गले लगाते हुए कहा। रेखा, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतज़ार था। कुछ दिनों पूर्व निकिता के चेहरे पर छाए उदासी देखकर ऋतिक के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात निकिता के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। ऋतिक सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच निकिता प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। कमला सोच रही थी कि पतझड़ के बाद नई कोंपलें फूट जाती है, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव हो ही जाता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसीलिए छोटी बेटा बहू उसकी साथ हैं, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी कमला आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थीं, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। निकिता ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगीं। कमला चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वह खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। शादी के दूसरे दिन ही पति ने रचना से प्रथम शब्द यही कहे थे, मेरी एक मामी हैं, वे बहुत अच्छी हैं, हमारे घर में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में तुम उनका स्थान लो। सब कहे कि बहू हो तो रचना जैसी। मैं चाहता हूँ जैसे वे सबको पसंद हैं वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बन जाओ। पति ने अपनी धुन में बोलते बोलते एक आदर्श उसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में रचना को भी पति की मामी बहुत पसंद आई थी, मृदुभाषिणी व धीर गंभीर। वे बहुत स्नेह से रचना को खाना खिलाती रही थीं, उसका ख्याल रखती रही थीं। नई वधू को क्या क्या चाहिए सब उनके ध्यान में था। सत्य है, अच्छे लोग सदा अच्छे ही लगते हैं। उन्होंने सबका मन मोह रखा था। वक्त बीतता गया और रचना 2 बच्चों की माँ बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती थी, कभी शादी ब्याह पर तो कभी मातम पर। रचना की सास अक्सर कहती, देखा मेरी भाभी को, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। रचना अक्सर सोचती, 2-3 वर्ष के अंतराल के उपरांत जब कोई मनुष्य किसी सगे संबंधी से मिलता है तब भला उसे ऊंचे स्वर में बात करने की ज़रूरत भी क्या होगी। कभी कभी वह इस प्रशंसा पर जरा सा चिढ़ भी जाती थी। एक शाम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसने जरा डांट दिया तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते सुना है? अरे, बच्चों को पढ़ाऊंगी तो क्या चुप रहकर पढ़ाऊंगी? क्या सदा आप मामी मामी की रट लगाए रखती हैं? अपने घर में भी क्या वे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती होंगी? बरसों की कड़वाहट सहसा निकली तो बस निकल ही गई। अपने घर में भी मुझे कोई आज़ादी नहीं है। आप लोग क्या जाने कि अपने घर पर वे क्या क्या करती होंगी। दूसरी जगह जाकर तो हर इंसान अनुशासित ही रहता है। रचना, पति ने बुरी तरह डांट दिया। वह प्रथम अवसर था जब उसकी मामी के विषय में रचना ने कुछ अनचाहा कह दिया था। कुछ दिन सास का मुंह भी चढ़ा रहा था। उनके मायके की सदस्य का अपमान उनसे सहा न गया। ले देकर वही तो थी,
जिनसे सासू माँ की पटती थी। धीरे धीरे समय बीता और मामा जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गई। रचना उनकी शहर ना जा पाई क्योंकि उसे घर पर ही रहना था। सासू माँ ने महंगे उपहार देकर अपना दायित्व निभाया था। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी रचना के कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना अति विकट था। फिर भी जोड़ जोड़ कर रचना सब निभाने में जुटी रहती। पति श्रीनगर गए तो उसके लिए महंगी शॉल ले आए। इस पर रचना बोली, इतनी महंगी शॉल की क्या ज़रूरत थी, अम्मा के लिए क्यों नहीं लाए? अरे भाई, इस पर किसी का नाम लिखा है क्या? दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल कर लिया करना। रचना ने शॉल सांस को थमा दी। कुछ दिनों बाद कहीं जाना पड़ा तो रचना ने शॉल मांगी तो पता चला कि अम्मा ने मामी को पार्सल करवा दी। यह सुन रचना अवाक रह गई। इतनी महंगी शॉल आपने? अरे, मेरे बेटे की कमाई थी। तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अम्मा, ऐसी बात नहीं है। इतनी महंगी शॉल आपने बेवजह ही भेज दी। 1000 रुपये कम तो नहीं होते कि इतनी चाव से लाए थे। बस बस, मुझे हिसाब किताब मत सुना। अरे, मैंने अपने बेटे पर हजारों खर्च किए हैं। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं जो अपने किसी रिश्तेदार को कोई भेंट दे सकूं? अम्मा ने बहू की नाराज़गी जब बेटे के सामने प्रकट की तब वह भी हैरान रह गया और बोला, अम्मा, मैं पेट काट काट कर इतनी महंगी शॉल लाया था, पर तुमने बिना वजह उठाकर मामी को भेज दी। कम से कम हमसे पूछ तो लेती। इस पर अम्मा ने इतना हो हल्ला मचाया कि घर की दीवारें तक दहल गई। रचना और उसके पति मन महसूस कर रह गए। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, सदा ऐसी जली कटी सुनाती रहती हैं। इतनी महंगाई में अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, उस पर घर लुटाने की तुक मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। शॉल का कांटा रचना के पति के मन में गहरा उतर गया था। कुछ समय बीता और एक शाम मामा की मृत्यु का समाचार मिला। रोती पीटती अम्मा को साथ लेकर रचना और उसके पति ने गाड़ी पकड़ी। बच्चों को ननिहाल छोड़ना पड़ा था। क्रियाक्रम के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे। मामी चुप थी, शांत और गंभीर, सदा की भांति रो भी रही थी तो चुपचाप। रचना को पति के शब्द याद आने लगे। हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वे बहुत अच्छी हैं। रचना के पति और मामा का बेटा अमन अस्थियां विसर्जित करके लौटे तो अम्मा बिलक बिलक कर रोने लगी। कहाँ छोड़ आए रे मेरे भाई को? रचना खामोशी से सब कुछ देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 20 वर्षों से कांटे की शकल में उसके हलक में अटका था। उनके विषय में जानने की मन में गहरी जिज्ञासा थी। मामी की बहू मेहमान नवाजी में व्यस्त थी और बेटी उसका हाथ बटाती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था। बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला आता, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। रचना बच्चा लेना चाहती, मगर अपरिचित चेहरा में घिरा बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। बहू, तुम कुछ देर के लिए बच्चे को ले लो, नाश्ता मैं बना देती हूँ। रचना के अनुरोध पर नीतू बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। जब रचना रसोई में जाने लगी तो नीतू ने रोक लिया। आप बैठिए, छोटू है ना रसोई में। मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी गुड़िया जैसी थी। वह धीरे धीरे बच्चे को सहला रही थी कि तभी कहीं से मामी का बेटा अमन चला आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वे मुझसे मिले बिना वापस चले गए। उन्हें इतनी भी तहजीब नहीं है क्या? आप हरिद्वार से 2 दिनों बाद लौटे हैं, वे भला आपसे मिलने का इंतज़ार कैसे कर सकते थे? उन्हें मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। वे 2 दिन और यहाँ कैसे रुक जाते? आप तो जानते हैं ना, वे बेटी के घर का नहीं खाते। बात को खींचने की क्या ज़रूरत है? कोई शादी वाला घर तो था नहीं जो वे आपका इंतज़ार करते रहते। बकवास बंद करो, अपने बाप की ज़्यादा वकालत मत करो। अमन तिलमिला गया। तो आप क्यों उन्हें लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं? क्या आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? क्या मेरा बाप आपका कुछ नहीं लगता? चुप! आप भी चुप रहिए और जाइए यहाँ से। रचना अवाक रह गई। उसके सामने ही पति पत्नी भिड़ गए थे। ज़्यादा दोषी उसे
अमन ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर बाहर चला गया और बहू रोने लगी। जब देखो मेरे माँ बाप को अपमानित करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में भी यही सब करते रहें, वहाँ से रूठ कर ही चले आए। एक ही भाई है मेरा, मुझे वहाँ भी खुशी की सांस नहीं लेने दी। सबके सामने ही बोलना शुरू कर देंगे। कोई इन्हें मना भी नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। रचना क्या कहती। फिर जरा सा मौका मिलते ही रचना ने मामी की समझदार बेटी से कहा, जया, जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने पत्नी का और उसके माँ बाप का अपमान कर रहा है। तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने माँ बाप का अपमान नहीं सह सकती। उसके माँ बाप को भी तो अपने दामाद से मिलकर जाना चाहिए था। नीतू को भी समझ से काम लेना चाहिए। क्या उसे पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह भी तो हमेशा अमन को जलीकटी सुनाती रहती है। रचना चुप रह गई और देखती रही कि नीतू रोते रोते हर काम कर रही है। किसी ने उसके पक्ष में दो शब्द भी नहीं कहे। खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो फिर अमन भड़क उठा, अपने बाप को फ़ोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ, आइंदा कभी उनकी सूरत नहीं देखूंगा। तभी रचना के पति ने उसे बुरी तरह डपट दिया। तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? पत्नी से कैसा सलूक करना चाहिए, यह क्या तुझे किसी ने नहीं सिखाया? मामी, आपने भी नहीं। लेकिन मामी सदा की तरह चुप थी। रचना के पति बोलते रहे, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके, वह भी 10 लोगों के बीच में, भला तुम अपनी मर्दानगी का कौन सा प्रमाण देना चाहते हो? आज तुम उसका अपमान कर रहे हो, कल को वह भी करेगी, फिर कहाँ चेहरा छिपाओगे? अरे, इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज़। वहाँ से लौटने के बाद भी रचना मामी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में ही सोचती रही कि अमन की गलती पर वे क्यों खामोश बैठी रहीं। गलत को गलत ना कहना कहाँ उचित है। एक दिन रचना ने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी नहीं बनना चाहती। जो औरत पुत्र मोह में फंसी, उसे सही रास्ता ना दिखा सकी, वह भला कैसी मृदुभाषिणी। क्या बहू के पक्ष में वे कुछ नहीं कह सकती थी? ऐसे भी क्या खामोशी जो गूंगेपन की सीमा तक पहुंच जाए। यह सुनकर भी रचना के पति और सास दोनों ही खामोश रहे। उन्हें इस समय शायद कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।